आज हम अध्याय 17 प्राकृतिक आवास हैबिटेट इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें से आज जैविक अजैविक घटकों में अंतर संबंध इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में बता दिया जा रहा है कि जैविक घटक में समस्त जीव जंतु आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं और सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीव तक, ये सब जैविक घटक हैं। अजैविक घटक में हवा है, पानी है, ताप है, ठीक है, मिट्टी है, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसमें कैसे अंतर संबंध है? तो हर एक जीव को इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और वह अपने जीवन को आगे का विकास करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे जैविक अजैविक घटकों में एक उदाहरण है, जैसे सूर्य की प्रकाश है, एक अजैविक घटक है। सूर्य की प्रकाश वो घास को मिलता है और वो घास एक जैव घटक के अंतर्गत आता है, सजीव है ये, और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, एक रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है और उसको पोषण मिलता है। और यह घास को गाय खाते हैं, तो गाय एक जैविक घटक है, एक जीव है, इससे अपना पोषण प्राप्त करती है। और गाय के उदाहरण स्वरूप बताया जा रहा है, गाय से जैसे गोबर मिलते हैं, तो यह गोबर एक अजैविक घटक है और यह अजैविक घटक खाद के रूप में बनता है, जिसका उपयोग मनुष्य करते हैं, खाद बनाते हैं उसको गोबर से। और गोबर खाद जो है वह सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन होता है और यह एक पोषक पदार्थ बन जाता है। और यह पोषक पदार्थ मिट्टी मिल जाता है और मिट्टी से फिर से अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यही पोषक पदार्थ घास फिर उपयोग करता है और यह एक चक्र चलते रहता है। इस प्रकार से जैविक और अजैविक घटकों में यहाँ संबंध दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं प्राकृतिक में विविधता, डायवर्सिटी इन हैबिटेट। इसमें क्या है, विविधता के बारे में पहले जान लेते हैं। विविधता क्या है? हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु और जैविक और अजैविक घटक उपलब्ध हैं। इसके क्रियाकलाप है, आवास है, इसका प्रजनन है, इसका भोजन है, इसका कार्य प्रकार है, सभी में विविधता पाई जाती है। हर जीव में विविधता पाई जाती है, यानी उसमें भिन्नता का पाया जाना, जीवों में भिन्नता का पाया जाना विविधता कहलाता है। यह विविधता उसमें प्रजनन क्रिया के दौरान, उसके आवास प्रवास, ये सब उसको प्रभावित करता है, इसलिए उसमें विविधता आ जाती है। फिर रहन सहन खान पान के बाद फिर इसमें प्राकृतिक यानी उस प्रकृति में किस प्रकार से वहाँ पर वो जो आवास, जिस स्थान पर वो निवास करता है, जिस स्थान पर वह रहता है और वह अपने समान समष्टि का विकास करता है, तो वहाँ पर उसमें कैसे विविधता आती है। जैसे एक प्रकार उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं कि आप देखेंगे एक स्थान चुन लीजिए और वहाँ पर पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ पौधे को देखिए। कोई भी एक स्थान चुनिए, उसमें किस किस प्रकार, कौन कौन से प्रकार का वृक्ष है, कौन कौन से प्रकार का पौधे है और उसमें किस किस प्रकार से भिन्नता है, इसको आप एक नोट भी कर सकते हैं। जैसे एक स्थान में देखते हैं वहाँ बबूल है, बेर है ना, आप वहाँ पर अनेक बरगद है, पीपल है, अन्य प्रकार के घास हैं, तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे। कहीं पर चींटी है और सूक्ष्म जीव है, उस वृक्ष पर अनेक प्रकार की जो पक्षियाँ हैं वो आकर बैठती है और उसके फल को खाती हैं, फूलों की रस चूसती हैं। तो ऐसा आपको वहाँ पर उस स्थान पर आपको दिखाई देगा। तो उसमें देखेंगे कि पेड़ है, पौधे हैं, घास है, जो जो भी उस स्थान पर मिला। आप पहाड़ी क्षेत्र को देखें या जंगली क्षेत्र या अपने घर के आसपास जिस भी चीज़ को चॉइस करके आप उस स्थान का अवलोकन किए, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा वहाँ हर जीव जंतु है, पेड़ पौधे भी हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाएंगे। उसमें विविधता रहती है, उसके किसी न किसी एक प्रकार फलों का कार है, फूलों का कार है और अलग अलग मौसम में फलता फूलता है और उसमें अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ आती हैं, सूक्ष्म जीव है, ये सब देखने को मिलेगा। तो वहाँ उस आवास में आपको कैसे विविधता मिला, उस प्रकृति में, उस प्रकृति आवास में उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ उस स्थान पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जिसमें विविधता या भिन्नता दिखाई पड़ती है या पड़ेगी। तो ये प्रकृति आवास में भिन्नता है ना, यानी डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। वहाँ पर देखेंगे भी एक चीज़ और देखेंगे
कि कौन सी जीव की वहाँ पर संख्या अधिक है, कौन सी जीव कम है ना, किस पौधे की संख्या ज़्यादा है, किस पौधे की संख्या कम है ना। तो ये भी आपको देखने के लिए, ये इसी को विविधता कहा जाता है। एक ही स्थान है, उसी स्थान पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए गए, अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई दिए, तो उसकी संख्या में भी अलग अलग संख्या है, उनके आकार प्रकार और भोजन का में भी फर्क मिलेगा आपको। कुछ कोई फल खाने वाले हैं, कोई कीड़े मकोड़े खाने वाले जीव जंतु दिखाई देंगे, कुछ फूलों का रस चूसने वाले आपको जीव जंतु भी दिखाई देंगे वहाँ। तो इस प्रकार कोई शाकाहारी मांसाहारी अनेक प्रकार के आपको उस प्रकृति में, आपको उस आवास में आपको दिखाई देगा। तो यही उसमें पाए जाने वाली विविधता है या भिन्नता है। अब देखते हैं चेंजिंग हैबिटेट इन अ लाइफ स्पॉन, जीवन काल और विभिन्न जो प्रकृतावास है उसमें। अब एक ऐसे जीव के बारे में चर्चा करते हैं जो अपने जीवन काल का अलग अलग समय जो है वो विभिन्न स्थानों पर बिताता है। आप देखे भी होंगे मौसम परिवर्तन जब होता है तो ठंड के मौसम में आपको जो पक्षी दिखाई नहीं देते हैं वो ठंड के मौसम में आपके क्षेत्र में आ जाते होंगे, और जो गर्मी के मौसम में जो पक्षी दिखाई देते हैं वो उस मौसम में आपको दिखाई नहीं देते, वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो पक्षियाँ हैं और जीव है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थानों पर वो प्रवास करने के लिए चले जाते हैं, उनका जीवन काल उस स्थान पर चलता है। तो देखने के लिए ये सब को मिलता है, आप देखे भी होंगे। इसी में से एक है ब्राह्मणी डक, एक ऐसी पक्षी है जिसे सुरखाब, चकवा चकवी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक ब्राह्मणी डक है जिसको सुरखाब या चकवा चकवी आदि उस नाम से भी जाना जाता है। यह बतख जो है भारत में ही नहीं, अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया के कई देशों में पाई जाती है। जो ब्राह्मणी डक है वो भारत ही नहीं, एशिया के कई एक देशों में ये पक्षी जो पाई जाती है ना। और भारत में ये गर्मी में लगभग 4 से 5 महीनों में क्या करता है, ये पक्षी भारत में गर्मी के लगभग 4-5 महीनों में ये लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमालय की ऊंचाइयों में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इनके जो प्रजनन का स्थान भी यही है। सर्दियों के दिनों में ये हमारे देश के दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ती है। जो ब्राह्मणी डक है वो गर्मी के समय लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय की जो ऊंचाई वहाँ दिखाई देगी, वहाँ पर उनकी प्रजनन भी आपको दिखाई पड़ेगी। और सर्दी के दिनों में ये हमारे देश के जो दक्षिण क्षेत्र में ये चली जाती है, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसी समय में ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ती है। जो दक्षिण प्रदेश में दिखाई देती है उसी समय ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देती है सर्दी के दिनों में, परंतु ये यहाँ प्रजनन नहीं करती है। ये सर्दियों में ब्राह्मणी डक सिर्फ हमारे देश के अन्य स्थानों से ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के अन्य देशों से भी आती है। ये हमारे जो उत्तर पूर्व में जो देश है वहाँ से भी आती है, भारत से बस ही नहीं। जब किसी जीव के जो जीवन काल में जो प्राकृतिक आवास है वो बदलता है तो एक प्राकृतिक आवास से दूसरे प्राकृतिक आवास में उसको जाना या प्रवास करना पड़ता है या जाना पड़ता है, इसी को प्रवास कहा जाता है। एक स्थान से वह दूसरे स्थान में, वहाँ का मौसम चेंज होता है, वहाँ का ऋतु परिवर्तन होता है, तो वह पक्षी जो है या जीव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करने के लिए चला जाता है, इसी को प्रकृतावास कहा जाता है। वो उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर, इसी प्रक्रिया में जीव जो है कुछ समय बाद पुनः अपने स्थायी प्रवास में वो लौट जाता है और वह जीव जिस स्थान पर वहाँ प्रजनन हुआ, जिस स्थान पर वो पाया जाता है, वहाँ पर फिर से मौसम जैसे ही चेंज हुआ वो उस स्थान पर चला जाता है। तो समुद्र के तट से 5000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर घास की एक विशाल मैदान, मीठे व खारे पानी के तालाब, दलदल और नदियों के तट पर ब्राह्मणी डक है, इसके प्रजनन स्थान है। प्रजनन के दौरान पोषण की जो ज़रूरतें अधिक होती है, अंडे देने के लिए सुरक्षित जगहों की ज़रूरत पड़ती है और यह सब इन्हें हिमालय के इलाकों में मिल जाता है। ठीक है, यहीं के घास, अनाज, अन्य बीज है, ये जीव जैसे झींगा है, मेढक है, कीड़े आदि इनका भोजन रहता है ब्राह्मणी डक का। तो इन स्थानों पर सर्दी के आते आते जब जो खाद्य का यह स्रोत कम हो जाता है तभी खाने की तलाश से यहाँ के अपेक्षा ठंडे स्थानों की ओर वो निकल पड़ती हैं। वयस्क बतखों के साथ संतान बतख भी होते हैं। ये बतख इन कम ठंडे स्थानों पर नदियों, झील, तालाबों, दलदल, खेतों और बांधों आदि के तट पर भी दिखाई पड़ती है और समुद्र के तट से ये दूर रहती है, इनके छोटे डक हैं। ठीक है, अब देखेंगे
प्राकृतिक के प्रति अनुकूलन, एडेप्टेशन टू अ हैबिटेट। तो प्राकृतिक आवास के प्रति अनुकूलन, तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक आवास के बारे में समझ के, ऐसे स्थान प्रकृति में पाए जाने वाले स्थान जहाँ पर वो कोई जीव है, जीव जंतु है, वहाँ पर अपना वास या प्रवास करता है, वो प्राकृतिक कहलाता है। तो इसमें देखते हैं उस प्राकृतिक के प्रति अनुकूलन, एडेप्टेशन टू अ हैबिटेट, यानी अनुकूलन वह स्थिति होती है जहाँ पर जीव उस स्थान पर अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वहाँ पर वह अपना जीवन यापन और वो उस स्थान पर वो उसको सुरक्षा, प्रजनन, भोजन आदि की जो आवश्यकता है उस स्थान पर वह मिल जाती है, वहीं पर वो अपने आप को ढाल लेता है, वो अनुकूलन कहलाता है। ऐसे आवास, ऐसे प्रकृति स्थान जहाँ पर वह जीव उस वातावरण में अपने आप को ढाल ले, वही उसका प्रकृति आवास हो जाए, वही उसका प्रवास का स्थान हो जाए, वही उसका अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ उस ऐसे अनुकूल परिस्थिति या अनुकूलित अपने आप को महसूस करता है, अनुकूल महसूस करता है वह जीव और अपना विकास करता है, वही स्थान उसका प्रकृति आवास में अनुकूलित स्थान कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मछली है, मछली जल में अपने आप को जीवित रखती है, जल से बाहर उसको करोगे तो वो मछली कुछ समय जीवित रहेगी, फिर वो मर जाती है। कारण यह है कि वह मछली अपने आप को जल में रहने के लिए अपने शरीर को वहाँ पर ढाल ली है, वो उस स्थान पर ढल गई है रहने के लिए, उस वातावरण पर वो जीवित रह पाती है, वही उसके लिए अनुकूल स्थिति है, परिस्थिति है, अनुकूल स्थान है। तो वो मछली जल में अनुकूलित है, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन को वो उनके जो गलफड़े गिल्स है उसकी सहायता से वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक है, तो मछली जल में अनुकूलित है, वो दूसरे स्थान पर जीवित नहीं रह पाएगी जल से बाहर। फिर यहाँ पर देखते हैं जीव अपने प्रकृतिवास के प्रति अनुकूलित कैसे। जब हम किसी जीव को किसी प्रकृतिवास में जीवन यापन और प्रजनन करते देखते हैं, तब पाते हैं कि उस जीव की विशेषता उस प्रकृतिवास में रहने के लिए अनुकूल है। वो अनुकूलन की प्रक्रिया के उदाहरण, जैसे भूमिगत गुफाओं के पानी में रहने वाली मछलियां प्राय अंधी होती है। जैसे इस पहले देखे कि कानी मछली के बारे में पढ़े, उस गुफा में रह के वह उस स्थान पर रहने के लिए वो अनुकूलित हो गई है, वहाँ पर वह प्रजनन करती है, अपने वहाँ पर उसको भोजन मिलती है और उस स्थान पर वह अपने ही समान नए जीवों का विकास करती रहती है। तो वहाँ उस स्थान, वह उसके लिए अनेक अनुकूलित स्थान है, वही उनका अनुकूलन है। तो जैसे कानी मछली, इस प्रकार की एक और मछली है जैसे मैक्सिकन टेट्रा। उस पर किए गए शोध से उसके आवास संबंधी विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। इस किताब के अनुसार उसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इनमें से एक तथ्य यह है कि पानी के जो खारेपन में अंतर का प्रभाव मछलियों की आंखों के आकार पर पड़ता है। ठीक है, इस शोध का विवरण जो है वो परिशिष्ट में दिया गया। इसमें क्या है, अपना जो इस अध्याय हमने देखा कि सभी जीवों की आबादी एक प्रकृतिवास होता है, जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक प्रकृतिवास में सभी जीव अपने पर्यावरण के अन्य जीवों व निर्जीव घटकों पर निर्भर होते हैं। हमने यह भी देखा कि पर्यावरण परिवर्तन होने से जीवों की जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान में हमने अपने पर्यावरण में बहुत तेजी से और अधिक परिवर्तन ला रहे हैं, जो न केवल हमें वरन दूसरे जीवों को भी प्रभावित करते हैं। कुछ परिवर्तन इसमें बड़ी समस्याओं का कारण भी बन रहा है वो, और बन रहे भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना यह अध्याय कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रकृतिवास, प्रकृति आवास यानी हैबिटेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।